वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेटरी पावर की बात की जाए तो पहली एसिमिलेटरी पावर थी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात की जाए तो इसकी खोज लोहमैन ने की थी। किसने की थी? लोहमैन ने खोज की थी। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी खोज किसने की थी? लोहमैन ने की थी। एटीपी की बात की जाए तो ये राइबोलोज प्लस एडेनिन से मिलकर बनती है। राइबोलोज प्लस एडेनिन मिलकर एडिनोसिन बनाते हैं। एडिनोसिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एडिनोसिन। और एडिनोसिन में कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। तो ये पहला फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट और ये तीसरा फॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खोज की थी लोहमैन ने। राइबोलोज प्लस एडेनिन मिलकर एडिनोसिन बनाते हैं, और एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट समूह है? 3 फॉस्फेट समूह है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी की बात की जाए, अगर ये फॉस्फेट समूह तोड़ दे तो एटीपी किसमें बदल जाएगा? एडीपी में। एटीपी किसमें बदल जाएगा? एडीपी में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें बदल जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल जाएगा। एक फॉस्फेट समूह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट समूह हट जाएगा। तो इससे हमें 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इससे हमें मिलेगी। और यदि मैं एटीपी को एएमपी में बदल दूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल दूं, 2 फॉस्फेट समूह हटा दूं, मैं यहां से ये बॉन्ड करूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल दूं, तो यहां से हमें 10.9 किलो कैलोरी मिलेगी। ठीक है, देखो एक तो है एटीपी, एटीपी को एडीपी में तोड़ना प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एक एटीपी को एएमपी में तोड़ना प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब एटीपी को एडीपी में तोड़ेंगे तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा, जब एटीपी को एएमपी में तोड़ेंगे तो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे। ठीक है, यही था, बिल्कुल था। जब एटीपी को एएमपी में तोड़ेंगे तो एडीपी भी टूटेगा, और एडीपी किसमें टूटेगा? एएमपी में टूटेगा, और फिर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेगा। यानी ये रिएक्शन 2 बार होगी। तो जब एटीपी एएमपी में टूटता है, एटीपी एएमपी में टूटता है, तो 2 एटीपी के बराबर एनर्जी खर्च होती है। देखो एटीपी किसमें टूट रहा है? एएमपी में, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी? 2 एटीपी के बराबर। क्यों? क्योंकि एटीपी पहले एडीपी में टूटेगा, फिर एडीपी एएमपी में टूटेगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पहले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूटेगा, फिर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में टूटेगा। तो ये था एटीपी। एटीपी के बाद अगला है एनएडी। एटीपी के बाद अगला क्या है? एनएडी। एनएडी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी की बात की जाए, एनएडी का क्या होगा? रिडक्शन होगा, H2 क्या रिएक्शन हो जाएगा? NaDH प्लस H प्लस आयन। एनएडी किसका क्या होगा? रिडक्शन, और किसका हो जाएगा? NaDH प्लस H प्लस आयन। इसमें 52.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 52.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। 52.5 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिलेगी। ये है एनएडी, इतनी एनर्जी हमें मिलेगी। अगर इसकी बात की जाए तो ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में रहेगा। कहाँ आएगा? रेस्पिरेशन में।
सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये कैटाबोलिक रिएक्शन में काम करता है। कैटाबोलिक कहाँ काम करता है? कैटाबोलिक रिएक्शन वो होती है जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बनाता है, उसे हम कैटाबोलिक रिएक्शन में काम करते हैं। तो ये रेस्पिरेशन में काम है। ये था एनएडी। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एनएडी किसमें जुड़ेगा? एनएडीएच में जुड़ेगा। इसमें H+ आयन बाहर निकलेगा। इसमें 52.5 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होगी। आगे चलते, आ गया एनएडीपी। आगे क्या है? एनएडीपी। एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हो जाएगा। इसकी रिएक्शन क्या होगी? NADPH बनेगा और H+ आयन बनेगा। इसमें भी एनर्जी उतनी ही रहेगी। ये हम पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस में पढ़ रहे हैं। क्यों फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि एनाबॉलिक एक्टिविटी है। इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एनाबॉलिक एक्टिविटी। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। बाकी एनएडीपी ये सारा हो गया। एनएडीपीएच में बदलेगा, H+ आयन बदलेगा, 52 किलो कैलोरी एनर्जी में मिलेगी। फोटोसिंथेसिस में काम होता है, ये एनाबॉलिक एक्टिविटी में काम होता है। आगे चलते हैं। तो ये एनएडी, ये एसिमिलेटरी पावर हो गई। वैसे एसिमिलेटरी पावर हमारे काम की थी। आगे हम पढ़ते हैं हैच एंड स्लैग साइकिल। आगे क्या पढ़ते हैं? हैच एंड स्लैग साइकिल। इसे क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। एक मिनट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे C4 साइकिल कहते हैं। इसकी खोज हैच एंड स्लैग ने की थी। देखो, सबसे पहले हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था? NADPH, ATP और ऑक्सीजन, ठीक है। NADPH, ATP और ऑक्सीजन, और उसका यूज हमने C3 साइकिल में किया था ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब 90% प्लांट्स में तो C3 साइकिल पाया जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें C3 साइकिल नहीं पाया जाता। उनमें कौन सा साइकिल पाया जाता है? C4 साइकिल पाया जाता है। और C4 साइकिल उन 10% प्लांट्स में पाया जाता है। किन किन प्लांट्स में पाया जाता है? तो ग्रैमिनीज प्लांट्स में पाया जाता है। ग्रैमिनी में पाया जाता है। ग्रैमिनी प्लांट्स यानी ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रैमिनी प्लांट्स में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? साइप्रेसी फैमिली में। पाया जाता है। ग्रैमिनी प्लांट्स में पाया जाता है। इसमें एक अलग तरह की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे हम क्रैंज एनाटॉमी कहते हैं। क्रैंज एनाटॉमी कहाँ पाई जाती है? लीफ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लीफ में पाई जाती है। यहाँ पे दो तरह की सेल होती है, एक बंडल शीट सेल, और दूसरी सेल कौन सी होती है? मेसोफिल सेल। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, लीफ में पाई जाती है। बंडल शीट सेल और मेसोफिल दो तरह की सेल्स पाई जाती है, इसे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी दो तरह का पाया जाता है। हैच एंड स्लैग ने खोज की थी, कहाँ पाई जाती है? ग्रैमिनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली में पाई जाती है। ग्रैमिनी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली में बात की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्रैंज एनाटॉमी की बात करें तो क्रैंज एनाटॉमी में दो तरह की सेल थी, एक मेसोफिल सेल, एक बंडल शीट सेल।
थी मेसोफिल सेल, एक थी बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल और बंडल शीट सेल। मेसोफिल सेल की बात की जाए तो ये थिन वाइड होती है, ये थिक वाइड होती है। वो थिन वाइड थी, ये कैसी वाइड है? थिक वाइड है। ये गैसेस के प्रति परमेबल होती है, परमेबल। ये गैसेस के प्रति परमेबल नहीं होती। इसमें दोनों में अलग अलग क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट बोला था। इसके क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, इसके क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्मॉलर होता है, स्मॉलर होता है। ये कैसा होता है? लार्जर होता है। कैसा होता है? लार्जर होता है। ये स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये लार्जर क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट रैंडमली होती है, रैंडमली होती है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होती है, सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होती है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट कैसे होती है? रैंडमली होती है। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल रूप से क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए, इसमें ग्रेनम पार्ट पाया जाता है। ग्रेनम पार्ट क्या होता है? वेल डिवेल्ड होता है। यहाँ ग्रेनम पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, ग्रेनम पार्ट वेल डिवेल्ड नहीं होता। ये ग्रेनम कैसा होता है? वेल डिवेल्ड। ये वेल डिवेल्ड नहीं होता, ग्रेनम वेल डिवेल्ड। ये किनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जो लाइट फेवर्ड रिएक्शन है, लाइट फेवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होता है? गुड, अच्छा होता है। ये लाइट फेवर्ड रिएक्शन के लिए अच्छा नहीं होता। लाइट फेवर्ड रिएक्शन के लिए अच्छा नहीं, ये लाइट फेवर्ड रिएक्शन, क्योंकि ग्रेनम वेल डिवेल्ड है ना, तो लाइट फेवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? ये रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर लाइट फेवर्ड रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। देखो, मेसोफिल सेल थिन वॉल्ड होती है, ये थिक वॉल्ड होती है। इनमें गैसेस के प्रति परमेबल होती है, गैसेस के प्रति परमेबल नहीं होती। यहाँ क्लोरोप्लास्ट स्मॉलर होता है, छोटा होता है। यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? लार्जर होता है। ये क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट रैंडमली होते हैं, रैंडमली क्लोरोप्लास्ट अरेंज रहते हैं। यहाँ सेंट्रीफ्यूगल रूप में क्या रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट अरेंज रहते हैं। ठीक है, ग्रेनम क्या होता है? वेल डिवेल्ड होता है। ग्रेनम क्या होता है? वेल डिवेल्ड होता है। यहाँ ग्रेनम वेल डिवेल्ड नहीं होता, तो लाइट फेवर्ड रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है, यहाँ लाइट फेवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे चले, यहाँ PS1 भी पाया जाता है और PS2 भी पाया जाता है, यहाँ केवल PS1 पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है। यहाँ रुबिस्को पाया जाता है, यहाँ रुबिस्को पाया जाता है। यहाँ पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है, यहाँ रुबिस्को पाया जाता है। यहाँ स्टार्च ग्रैन्युल नहीं पाए जाते, ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, कि मेसोफिल सेल थी और ये बंडल शीट सेल में फर्क था। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं कि यहाँ PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पाए जाते हैं, केवल PS फर्स्ट पाया जाता है। यहाँ पैप कार्बोक्सिलेज नहीं पाए जाते हैं, रुबिस्को नहीं पाया जाता है। यहाँ स्टार्च ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, यहाँ स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। हम C4 साइकिल की बात करें, C4 साइकिल की बात करें तो ये मेसोफिल सेल है, कौन सी सेल है? मेसोफिल सेल है। और ये कौन सी सेल है? ये सेल है बंडल शीट सेल।
प्लाज्मोडायस्मेट आ गए दोनों के बीच, ये मेसोफिल सेल आ गई, ये बंडलशीट सेल आ गई। आगे चलते हैं। सबसे पहले पैप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप बाहर से CO2 लेगा, बाहर से CO2 लेगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। पहले पाप कार बाहर से CO2 लेगा और क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा और यहां पे NADPH खर्च होगा और वो बनेगा NADP में, खर्च होगी एनर्जी। देखो सबसे पहले पैप ने CO2 बाहर से ली, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में मैलिक एसिड में बदला, NADPH खर्च हुई और NADP प्लस H+N बना। ठीक है, अब जैसे ये आगे रहेगा तो मैलिक एसिड में रहेगा, मैलिक एसिड में जाएगा। मैलिक एसिड बदलेगा किसमें? मैलिक एसिड बदलेगा पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में बदलेगा तो यहां पे क्या होगा? एक तो NADPH का फॉर्मेशन होगा, यहां पे NADP प्लस H+N मिलकर NADPH बना देंगे, NADPH बना देंगे, NADPH का फॉर्मेशन होगा। एक CO2 बाहर निकलेगी, एक CO2 बाहर निकलेगी और फिर पायरुविक एसिड इसमें आ जाएगा, पायरुविक एसिड आ जाएगा, एसिड आ जाएगा और वही पायरुविक एसिड किसमें आएगा? पैक में बदल जाएगा। और जब पायरुविक एसिड पैक में बदलेगा तो यहां पे ATP खर्च होगी, AMP में प्लस 2 इनोलेनिक फॉस्फेट। ये है सिंपल साइकिल। पैक CO2 को लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर कहां जाएगा? पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फिर पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फिर क्या बना देगा? पैक बना देगा, फिर क्या बना देगा? पैक बना देगा। यहां पे C3 साइकिल चलेगी, ये CO2 है, यहां पे कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी। यहां कौन सी साइकिल चलेगी? C3 साइकिल चलेगी। यहां रुबिस्को प्रेजेंट है, यहां क्या प्रेजेंट है? रुबिस्को प्रेजेंट है। यहां क्या प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है पैप कार्बोक्सिलेज। पैप ने CO2 लिया तो पैप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है, पैप कार्बोक्सिलेज। यहां क्या प्रेजेंट है? पैप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट है। यहां पैप कार्बोक्सिलेज काम करेगा, पैप कार्बोक्सिलेज काम करेगा। इसे मैं 4 स्टेप में बांट सकता हूं। पहला स्टेप हो गया फिक्सेशन, फिक्सेशन। पहला स्टेप कौन सा है? फिक्सेशन, फिक्सेशन, फिक्सेशन। पहला स्टेप कौन सा है? फिक्सेशन। दूसरा स्टेप कौन सा है? ट्रांसपोर्ट। दूसरा स्टेप कौन सा है? ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट है। दूसरा स्टेप कौन सा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तीसरा स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन, CO2 बाहर निकल गया ना, तो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। और चौथा स्टेप कौन सा है? चौथा स्टेप है रीजनरेशन, रीजनरेशन। पहला स्टेप फिक्सेशन, जहां पैप CO2 बाहर से लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बना रहा है, मैलिक एसिड बनते समय एक NADPH टूट रहा है, एक NADPH टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? NADP प्लस H+N में। ठीक है, फिर मैलिक एसिड का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा स्टेप हो गया कौन सा? आ गया ट्रांसपोर्ट आ गया। तीसरा स्टेप आ गया डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, CO2 क्या निकल गया बाहर, डीकार्बोक्सिलेशन। फिर अगला स्टेप आ गया पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा, पायरुविक एसिड रीजनरेशन करेगा किसका? PEP का। यहां एक है PEP, इसे कहते हैं फोस्फो इनोल पायरुवेट, फोस्फो इनोल पायरुवेट। एक है कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड,
ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये था पूरा रिएक्शन, ये C4 साइकिल। ठीक है, ये C4। आज पढ़ेंगे कि C4 साइकिल C3 साइकिल की तुलना में अच्छा क्यों है, C4 साइकिल C3 साइकिल की तुलना में अच्छा क्यों है। तो एक एक करके हम ये पढ़ेंगे कि C4 साइकिल C3 साइकिल की तुलना में अच्छा क्यों है। पहली अगर चीज बात की जाए तो पहली बात की जाए CO2 की, CO2 की बात की जाए। देखिए जो C3 साइकिल था उसमें एक ही सेल थी, एक सेल में क्या था, ग्रेनम पार्ट था, स्ट्रोमल पार्ट था। ग्रेनम पार्ट फोटोसिंथेसिस पार्ट करता था और स्ट्रोमल पार्ट में डार्क रिएक्शन होती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ दो सेल्स हैं, एक सेल मेसोफिल सेल है, एक है बंडल शीट सेल। यहाँ पे CO2 जो एनवायरनमेंट से बाहर आ रही है, एनवायरनमेंट से अंदर आ रही है, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाने में काम हो रही है। लेकिन जिस CO2 से C3 साइकिल चल रहा है, जिस CO2 से C3 साइकिल चल रहा है, वो रिएक्शन से आ रही है। तो यहाँ कम CO2 पे भी अगर CO2 लो है ना, लो CO2 है ना, तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो भी ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल, क्योंकि वहां तो एक ही सेल थी और एनवायरनमेंट से CO2 आ रही थी। लेकिन यहाँ CO2 कहां से आ रही है, रिएक्शन से आ रही है CO2, और इस रिएक्शन से CO2 इसके अंदर जाएगी और C3 साइकिल चलेगा। तो यहाँ पे पहली चीज है कि लो CO2 पे भी काम कर चलेगा, क्योंकि रिएक्शन क्या थी, 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2, यही तो हम पढ़ रहे हैं। और अगर CO2 कम भी है तो भी C4 साइकिल चलेगा, लेकिन C3 साइकिल नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या है कि CO2 लो होने पर भी ये साइकिल चलती है। दूसरा कारण देखते हैं, दूसरा कारण है टेम्परेचर ज्यादा हो। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा, अगर टेम्परेचर ज्यादा तो भी C4 साइकिल चलेगा, क्योंकि जो पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। हाई टेम्परेचर पे भी क्या करता है, काम करता है। लेकिन रुबिस्को एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता, हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता। तो हाई टेम्परेचर पे C4 साइकिल चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि C4 साइकिल में जो काम आता है पैक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे काम कर सकता है, रुबिस्को हाई टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकता। तो हाई टेम्परेचर होने पर भी C4 साइकिल तो चलेगी, C3 साइकिल नहीं चलेगी। अब आगे चलते हैं, तीसरा कारण क्या है, पहला था CO2, दूसरा था टेम्परेचर, और तीसरा कारण जो है वो है ऑक्सीजन। तीसरा कारण क्या है, ऑक्सीजन। तीसरा कारण क्या है, ऑक्सीजन है। देखो रुबिस्को एंजाइम, मैंने उस समय डिटेल में बताया था, रुबिस्को एंजाइम की एक प्रॉब्लम है, ये ये क्या करता है, कार्बोक्सीजनेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। ये कार्बोक्सीजनेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। ये CO2 को भी अपने साथ जोड़ लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने साथ जोड़ लेगा। वहां एक ही सेल थी, तो रुबिस्को CO2 को भी अपने साथ जोड़ रहा था और ऑक्सीजन को भी अपने साथ जोड़ रहा था। यहाँ CO2 यहाँ है, रुबिस्को एंजाइम तो एनवायरनमेंट से अलग है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ है, और यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि ये रिएक्शन चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पे केवल रुबिस्को CO2 को ही जोड़ेगा, ऑक्सीजन को नहीं जुड़ पाएगा। वहां सीधा एनवायरनमेंट के संपर्क में था तो वहां ऑक्सीजन भी जुड़ सकती थी और CO2 भी जुड़ सकती थी। यहाँ पे तो CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि रिएक्शन से CO2 निकल रही है, तो रुबिस्को के लिए इजी हो गया CO2 को मिलना। रुबिस्को के लिए इजी क्या हो गया, CO2 को मिलना। एक होता है फोटो ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन होती है फोटो ऑक्सीडेशन में रुबिस्को ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। रुबिस्को किससे रिएक्शन कर लेता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। रुबिस्को ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाती, तो ये फोटो ऑक्सीडेशन से हमें बचाती है। C4 साइकिल क्या करती है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाती है। फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, क्योंकि अगर रुबिस्को ने ऑक्सीजन से काम कर लिया तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाएगी। तीसरा कारण है ऑक्सीजन।
कि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से भी क्रिया करता है, CO2 से भी क्रिया करता है। वहां ऑक्सीजन और CO2 एनवायरनमेंट से आ रहे थे, तो रुबिस्को के पास चांस था कि वो ऑक्सीजन से भी क्रिया करे और CO2 से भी क्रिया करे। यहाँ रुबिस्को अलग है, क्योंकि यहाँ पे CO2 पहले से किसी रिएक्शन में बन रही है और उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो वो सीधा ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तीसरा काम क्या है, ऑक्सीजन आ गई। तो ये C4 साइकिल C3 साइकिल से अच्छा है। C4 साइकिल C3 साइकिल से अच्छा है। 3 कारण थे। पहला CO2, ठीक है, CO2 यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कम मात्रा में क्योंकि CO2 ज्यादा मात्रा में। तीसरा हाई टेम्परेचर, क्योंकि जो पैक कार्बोक्सिलेज है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम करता है। ठीक है, ये 3 कारण आ गए। अब बात करते हैं एनर्जी की। जिसकी बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी की बात करते हैं। यहां बात करते हैं एनर्जी, किसकी बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। जब C3 साइकिल थी तो क्या हुआ था, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने में क्या एनर्जी खर्च हुई थी, 3 ATP प्लस 2 NADPH। यही था, बिल्कुल यही था। लेकिन जब हम C4 साइकिल की बात करते हैं तो C4 साइकिल में C3 साइकिल तो चलेगा, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी भी तो लगेगी। C4 साइकिल में C3 साइकिल तो चलेगा ही चलेगा, तो यहां एनर्जी वो तो रहेगी रहेगी, कौन सी, 3 ATP प्लस NADPH। यहां लिख देता हूं। तो C4 साइकिल में क्या रहेगा, ये एनर्जी तो रहेगी। C4 साइकिल में 3 ATP प्लस 2 NADPH, ये एनर्जी तो रहेगी रहेगी। ठीक है, और क्या देखो, एनर्जी और देखें तो यहाँ एक NADPH खर्च हो रहा है, यहाँ एक NADPH बन रहा है, तो रिएक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक NADPH खर्च हो रहा है, एक NADPH बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां देखो भाई, यहां ATP AMP में बदल रहा है। ATP किसमें बदल रहा है, AMP में। मैंने बताया था जब ATP ADP में बदलेगा तो एनर्जी खर्च होगी, लेकिन ATP AMP के में बदलेगा तो 2 ATP के बराबर एनर्जी खर्च होगी। कितने ATP के बराबर एनर्जी खर्च होगी, 2 ATP के बराबर एनर्जी खर्च होगी। तो C4 साइकिल में क्या होगा, 5 ATP प्लस 2 NADPH एनर्जी खर्च होती है। 5 ATP प्लस 2 NADPH एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। 5 ATP प्लस 2 NADPH एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। 5 ATP प्लस 2 NADPH एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। 5 ATP प्लस 2 NADPH एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। बिल्कुल यही था। अब अगर मैं बात करूं, ये साइकिल तो 6 बार चलती है ना, एक बार थोड़ी चलती है। कितनी बार चलती है, 6 बार चलती है। ये साइकिल 6 बार चलती है, तो कितनी एनर्जी खर्च होगी, 30 ATP प्लस 12 NADPH। ये चीज लेके आना चाहता था मैं, इस चीज पे लेके आना चाहता था मैं, इस चीज पे लेके आना चाहता था। C4 साइकिल में कितनी एनर्जी खर्च होती है, 30 ATP प्लस 12 NADPH। कितनी एनर्जी खर्च होती है, 30 ATP प्लस 12 NADPH, इतनी एनर्जी खर्च होती है। क्योंकि ATP AMP में बदला है तो 2 ATP के बराबर एनर्जी खर्च होगी, और एक बार ऐसा हुआ तो सीधा 2 ATP लिख दिया, तो टोटल 5 ATP प्लस 2 NADPH आ गए। और ये साइकिल 6 बार चलेगी। आपको पता है, क्योंकि हम C3 साइकिल में पढ़ चुके हैं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो ऑक्सीजन के 6 गुना होती है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में C4 साइकिल में 30 ATP प्लस 12 NADPH एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। ये था C4 साइकिल, ये था C4 साइकिल। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक था C3 साइकिल, एक था C4 साइकिल। C3 साइकिल की बात की जाए, C3 साइकिल की बात की जाए, इसकी खोज कैल्विन ने की थी। कहां की थी, कैल्विन ने की थी।
और इसकी खोज क्लोरेला एल्गी में, क्लोरेला और सेंट एस्पेस एल्गी में की थी। क्लोरेला और सेंट एस्पेस एल्गी में की थी, ये दोनों एल्गी में की थी। रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक द्वारा की गई थी, रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक द्वारा की गई थी, रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक द्वारा की गई थी। स्कैल्विन एल्गी की खोज क्लोरेला एल्गी और सेंट एस्पेस एल्गी में की गई थी, रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? हैच एंड स्लैक ने की थी। ग्रासिस ने की थी, शुगर के और मेज में की थी, शुगर के और मेज में की थी। रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक में कौन सा रेडियो एक्टिव काम नहीं किया था? C14 रेडियो एक्टिव काम नहीं किया। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि रेडियो एक्टिव ट्रेस टेक्निक में कौन सा रेडियो एक्टिव काम नहीं किया था? C14 काम नहीं किया था। एच एंड स्लैक में किसने की थी? शुगर केन और मेज में की थी।